हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो वेपन्स मिलते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस आपस में एक कॉमन कैटेगरी शेयर करती हैं वेपन्स को लेकर के, और वो कैटेगरी है स्मॉल फायर आर्म्स की। स्मॉल फायर आर्म्स वो फायर आर्म्स होते हैं जो कि एक सोल्जर, दो सोल्जर या फिर कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जैसे जैसे कि 3 या 4 आदमी मिलकर के, 5 आदमी मिलकर के उस वेपन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कैरी करके। तो वो सभी वेपन्स, इस तरह के सभी वेपन्स स्मॉल फायर आर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो लार्ज फायर आर्म्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे फायर आर्म्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है। उनको मेनली यानी कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मूव करना विद ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ऑल्सो। अब अगर हम बात करते हैं स्मॉल फायर आर्म्स, मतलब हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं स्मॉल फायर आर्म्स में किस तरह के वेपन्स आते हैं। तो स्मॉल फायर आर्म्स में वो सभी वेपन्स आते हैं जैसे कि जैसे मैंने बता दिया पहले कि जो कैरी किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं राइफल्स। तो राइफल्स में जो कैटेगरीज हैं वो क्या है, वो भी अपन ब्रीफ में जान लेते हैं। असॉल्ट राइफल्स हैं जैसे कि AK-47, TAR-21, और भी कई हैं जैसे कि M4, M16। तो ये सारी क्या है कि असॉल्ट राइफल्स हैं। और भी बहुत बहुत तरह के वेपन्स हैं इंडियन आर्मी के पास, SIG, SOR। तो असॉल्ट राइफल्स के बाद जो वेपन्स की कैटेगरी है, स्नाइपर राइफल्स जनरली हम बात करते हैं। तो स्नाइपर राइफल्स की भी एक सब कैटेगरी होती है जो होती है मार्क्समैन राइफल। ये भी स्मॉल फायर आर्म्स में होते हैं। स्नाइपर राइफल जिनकी रेंज 1 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और स्नाइपर राइफल के अलावा एक और स्नाइपर राइफल की कैटेगरी में एक और स्नाइपर राइफल होती है, वो होती है एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल। मतलब ये ऐसी राइफल होती है जो कि अगर दीवार के आर पार किसी टेररिस्ट को मारना है या किसी एनिमी को ख़त्म करना है तो उसका यूज़ किया जाता है इसमें। और उसके अलावा जैसे किसी अगर व्हीकल को टारगेट करना है तो उसका यूज़ किया जाता है इसमें, और इसकी भी रेंज अच्छी खासी होती है। इसके अलावा जो वेपन्स हैं, अभी हम राइफल्स में ही बात करेंगे। एक होती है सब मशीन गन। सब मशीन गन दे आर शॉर्ट गन्स एक्चुअली। शॉर्ट शॉर्ट नहीं, शॉर्ट गन्स, बिकॉज दे आर शॉर्ट इन लेंथ। सो देर आर सब मशीन गन्स एंड और सब मशीन गन के बाद जो गन्स होती हैं वो होती हैं LMG लाइट मशीन गन, MMG मीडियम मशीन गन, HMG हैवी मशीन गन। और इनके बाद जो वेपन्स होते हैं जैसे कि इन गन्स के बाद वो आते हैं जैसे रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स। तो जनरली जैसे हम बात करेंगे तो जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर इट मीन्स कि वो रॉकेट्स जो कि एक सोल्जर अपने कंधे पर रख करके लॉन्च कर सकता है, वो रॉकेट लॉन्चर्स। ठीक है, उसी में एक कैटेगरी भी होती है ग्रेनेड लॉन्चर्स की। तो वो भी होते हैं RPG, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स। और उसके अलावा स्मॉल फायर आर्म्स में ग्रेनेड्स भी आते हैं, पिस्टल्स, नाइफ्स, ये भी होते हैं। और उसके अलावा स्मॉल फायर आर्म्स में मोर्टार्स भी होते हैं जिनकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर के बीच होती है। और मोर्टार्स के बाद अगर हम स्मॉल फायर आर्म्स में बात करें तो मैन पैड्स भी एक इम्पोर्टेंट वेपन कैटेगरी है जिसमें मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल्स जैसे जेवलिन। तो ये भी स्मॉल फायर आर्म्स में ही आते हैं क्योंकि इनको एक सोल्जर या दो सोल्जर्स के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। अब स्मॉल फायर आर्म्स के बाद हम बात कर लेते हैं लार्ज फायर आर्म्स की। तो ये स्मॉल फायर आर्म्स थे, इनको पैरामिलिट्री भी यूज़ कर दी है, BSF, CRPF, ITBP। इनको स्मॉल फायर आर्म्स की ट्रेनिंग मिलती है SSB और जो एक और फोर्स है CISF। CISF का काम जनरली
इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की सिक्योरिटी का होता है। ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन उनको इतनी मतलब इतनी वास्ट कैटेगरी से डील नहीं करना पड़ता। तो ये स्मॉल फायर आर्म्स दोनों आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों के लिए कॉमन है। अब जैसे अगर बात की जाती है लार्ज फायर आर्म्स की, तो लार्ज फायर आर्म्स को केवल ऑपरेट करती है केवल इंडियन आर्मी। तो लार्ज फायर आर्म्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिलरी की। आर्टिलरी यानी कि तोपों की। आर्टिलरी जो कोप्स है इंडियन आर्मी की, इसमें ऐसी गन्स होती हैं जिनकी रेंज 7 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर तक होती है, और ये इनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसके अलावा आर्टिलरी में मतलब रॉकेट लॉन्चर्स भी होते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। इंडिया के पास तो बहुत ही एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर है जो कि इंडिया ने ही डेवलप किया है, पिनाका जिसका नाम है। और इसके बाद आर्टिलरी के बाद हम बात करेंगे तो आर्मर्ड रेजिमेंट की। तो आर्मर्ड रेजिमेंट में बेसिकली टैंक्स आते हैं, वही टैंक्स जो कि एक जो वो टैंक्स जो कि 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, और जिनके ऊपर एक बड़ी कैनन होती है जो किसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर सकती है, जिसके जिसके गोले बिल्डिंग को ध्वस्त कर सकते हैं, या जैसे किसी दूसरे टैंक को, किसी बड़े व्हीकल को भी ध्वस्त कर सकते हैं, जिनके ऊपर एक अच्छी खासी मशीन गन होती है। इंडिया के पास अभी T-90, अर्जुन, T-72 ये मैन बैटल टैंक्स हैं। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन ये मैन बैटल टैंक्स हैं इंडिया के पास अभी। और अर्जुन जिसमें जो है कि इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड टैंक है, और इसको डेजर्ट सफारी नाम दिया जाता है क्योंकि ये डेजर्ट में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला टैंक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस आर्मर्ड रेजिमेंट के बाद हम बात करते हैं तो एक और रेजिमेंट है जिसके वेपन्स देख करके लोग समझ सकते हैं कि वो टैंक है, लेकिन वो टैंक होता नहीं है। ये रेजिमेंट है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में जो BMPs होते हैं, जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो होते हैं, APCs जो होते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर जो नीचे का होता है, बेस स्ट्रक्चर जो होता है, वो टैंक जैसा होता है, लेकिन उसके ऊपर टैंक जैसी बड़ी कैनन नहीं होती है। वो उस कैनन की जगह एक अच्छी खासी मशीन गन होती है जो कि व्हीकल्स को बर्बाद कर सकती है, छोटे मोटे व्हीकल्स को बर्बाद कर सकती है, जैसे जीप, ट्रक, है ना। और उसके अलावा जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का काम होता है, उसके अंदर सोल्जर्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सेफली, सिक्योरली। ये छोटी मोटी माइंस से भी रक्षा कर सकती है, आईडी ब्लास्ट से, और उसके अलावा जैसे कि बुलेट से और छोटे मोटे ग्रेनेड से सोल्जर्स को सेफ रखती है। और मतलब एक फुल फ्लेज बैटल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो और इससे आर्मी की स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाती है। और इंडिया ने 1980s के बाद इस कैपेबिलिटी को डेवलप किया मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की, और जनरल सुंदर जी को इसका क्रेडिट जाता है। इसके अलावा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बाद अगर हम बात करेंगे तो आर्मी की एक और आर्मी एक ऐसी यूनिट होती है जो आप सोचेंगे शायद कि वो एयरफोर्स का पार्ट है, लेकिन वो एयरफोर्स का पार्ट नहीं, वो आर्मी का ही पार्ट होती है। आर्मी एयर डिफेंस करके होता है। आर्मी एयर डिफेंस एक यूनिट है जो कि अगर आर्मी को ऑर्डर दिया जाए किसी एरिया को अगर सिक्योर करना है बाय एयर, तो आर्मी वहाँ पे अपने आर्मी एयर डिफेंस की यूनिट डिप्लॉय करती है। वहाँ पर आर्मी जैसे कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को डिप्लॉय करती है। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन्स होती हैं वो बेसिकली, और वो एरिया को सिक्योर करने का काम करते हैं। उसके अलावा एक और कॉर्प्स होती है जो कि एयर से रिलेटेड होती है आर्मी की, उसका नाम है आर्मी एविएशन कॉर्प्स। आर्मी एविएशन कॉर्प्स का बेसिकली काम होता है कि आर्मी की जो रिमोट लोकेशंस हैं वहाँ तक सभी तरह की रसद सामग्री, हथियार पहुँचाना,
और जहाँ जहाँ तक सड़कें नहीं जाती हैं, रेल नहीं जाती है, रोड नहीं जाती है, वहाँ तक बाय हेलीकॉप्टर रसद सामग्री पहुँचाना और अ, उनको किसी क्या कहते हैं कि और इसके अलावा जो आर्मी एविएशन कोर्प्स का काम है कि अगर जंग छिड़ती है तो इसके इसके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं आर्मी एविएशन कोर्प्स के पास, जो कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद आर्मी एविएशन कोर्प्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो आर्मी की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्प्स होती है, वो होती है इंजीनियर कोर्प्स। इंजीनियर कोर्प्स का काम होता है कि फ्रंट लाइन पर जा कर के, जब भी वॉर छिड़ती है तो फ्रंट लाइन पर जा कर के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसके लिए उनको मतलब नेग्लिजिबल करके और उन ऑब्स्टिकल्स को मतलब आसान बना करके और आर्मी के लिए आगे का रास्ता तय करना। जैसे कि जब भी क्या होता है कि अगर दुश्मन के इलाके में अगर हमारी सेना घुसती है तो सबसे पहले उसको सामना करना पड़ता है माइन फील्ड्स का। मतलब हमारी मतलब जब कोई दूसरे के इलाके में जाता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे माइंस कहाँ कहाँ बिछी होंगी, तो इंजीनियर कोर्प्स उस माइन फील्ड को क्लियर करने का काम करती है। उसके अलावा कई तरह के से ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जैसे कि दुश्मन देश अपनी बॉर्डर के पास एक नहर टाइप की बना देता है और जैसे कि डिस्कम बंद करके जैसे स्ट्रक्चर्स बना देता है, तो जिससे क्या होता है कि ना आर्मी के जो व्हीकल्स होते हैं, जो उसका जो मूवमेंट होता है वो उस पर हॉल्ट लग जाता है। और ऐसे ऑब्स्टिकल्स से निजात पाने के लिए इंजीनियरिंग कोर्स के पास बहुत फास्ट सॉल्यूशंस रहते हैं। और यदि अगर कोई बीच में नदी नाला ऐसी चीज़ें पड़ती हैं तो इंजीनियरिंग कोर्प्स के पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि कुछ सेकंड्स के अंदर 50 मीटर से लेकर के 200 मीटर और 300 मीटर तक के ब्रिजेस वो बिल्ड कर सकते हैं लिटरली। कुछ मिनट्स के अंदर, तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि कुछ मिनट्स के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर वो ये काम कर सकते हैं। 200 मीटर 300 मीटर तक का ब्रिज बिल्ड कर सकते हैं। 50 मीटर का ब्रिज तो वो कुछ सेकंड्स में डेवलप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो आर्मी इंजीनियरिंग कोर्प्स है इसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। जैसे धनुष एक आर्टिलरी गन है हमारे देश की, पूरी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरे इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है रेंज के मामले में, एक्यूरेसी के मामले में। तो बहुत ही शानदार गन है और ये इंजीनियरिंग कोर्प्स की मदद से डेवलप की गई है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्प्स के अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्प्स है, वो है सिग्नल्स। सिग्नल्स कोर्प्स का काम होता है कि जो आर्मी की रिमोट लोकेशंस होती हैं, रिमोट लोकेशंस पर जो आर्मी की पोस्ट होती हैं वहाँ पर कनेक्शंस अवेलेबल कराना। मतलब आर्मी की एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के बीच में कनेक्शन बना रहा है, हेडक्वार्टर से कनेक्शन बना रहा है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो कनेक्शन बिल्ड करना, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क बिल्ड करना। तो वो काम होता है आर्मी की सिग्नल स्कोप्स का। और उसके अलावा उसका काम होता है काउंटर, जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको काउंटर करना और साथ में उसका यूज़ भी करना। और आई थिंक कि मैंने सभी की सभी जो इम्पोर्टेंट आर्म्स होते हैं इंडियन आर्मी के, उनके बारे में थोड़ा सा सभी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको हम ऐसे रेगुलरली वीडियोस लाते रहेंगे और कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।